Hello students, how are you? Good morning. I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to start our new chapter, Structure of Atom, right? We already completed our first chapter in which we studied all basic terms related to chemistry, right? Now we are going to discuss about the structure of atom, right? अभी जो हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं एटम का स्टडी करने के लिए उससे पहले बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए गए टाइम टू टाइम। तो किसने कौन सा स्ट्रक्चर हमें दिया था, उसमें कौन सी लिमिटेशन थी, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स हमें देखने हैं, राइट। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देन we discuss about the atom element periodic table in next lecture in next chapter, right? Means today we are going to just start up our chapter, right? Start with the history of atoms, right? History of structure of atom. Here you can see that there are the different models of atom, right, which is proposed by different scientists in a different era, right. And in this chapter we are going to discuss about that models, so that all models, yeah, right. You can see in the picture there are 5 different model. We are going to study this all different structure of atom in this chapter, right. The first structure you can see that by the red color atom which is proposed by Dalton, right. Then the next structure is given by the J.J. Thomson. After that Rutherford gave an a very ideal स्ट्रक्चर। उससे पहले के तो जो थोड़े थे वो एकदम डिफरेंट थे, सही है। लेकिन पहला जो सही वाला कॉन्सेप्ट दिया वो कहाँ से स्टार्टिंग हुई, रुथरफोर्ड से। देन नील्स बोर कम एंड गेव अ वेरी एक्यूरेट मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर, बट उसमें भी थोड़ी सी कमी थी जो लास्ट में किसने कंप्लीट कर दी, स्ट्रोडिंजर ने। मीन्स अभी जो हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो दो, जो नील्स बोर और स्ट्रोडिंजर का जो स्ट्रक्चर है उसका कॉम्बो यूज़ करते हैं। वो कैसे, वो सब हम इस चैप्टर में धीरे धीरे देखेंगे, ओके। तो ये जो एटम का स्ट्रक्चर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एटम कहाँ से आया, एटम वर्ड क्या है। एटम इज अ ग्रीक वर्ड, राइट। एटम इज अ ग्रीक वर्ड विच is come from atomio, and atomio means uncuttable और अनडिविजेबल, राइट। एटम वर्ड कहाँ से आया, वो एक ग्रीक वर्ड जो एटोमियो है उसके ऊपर से एटम वर्ड आया। और ये जो एटोमियो है उसका मीनिंग क्या होता है, अनकटेबल और अनडिविजेबल। मतलब एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसे फर्दर हम कट नहीं कर सकते या उसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ओके। नाउ you already studied about the Dalton postulates in the first chapter. In this lesson we again discuss that postulate because they are related with the structure of atom, right. First of all, Dalton gave a atomic model, right, in 1808. It's a similar like billiard ball, right. You can see the Dalton's picture, right. ना उसने कैसा स्ट्रक्चर दिया था एटम का, तो बिलियर्ड बॉल जैसा। जो आप पूल और वो सब खेलते हो, आपने पूल देखा होगा ना, तो उसमें जो बॉल यूज़ होता है वैसा ही एक एटम है। उसने बोला कि वो कैसा है, स्फेरिकल है, लेकिन और कुछ नहीं बोला। एक ऐसा स्फीयर जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, सही है। ऐसा किसने कहा, डाल्टन ने, सही है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया उसे सॉलिड स्फीयर भी बोलते हैं या फिर ब्लोइंग बॉल मॉडल भी बोलते हैं, ओके। मीन्स डाल्टन ने हमें जो स्ट्रक्चर दिया वो कैसा था, एक स्फेरिकल बॉल जैसा जिसको हम फर्दर डिवाइड और कट नहीं कर सकते थे, ओके। देन वी टॉक अबाउट द
postulates Dalton atomic theory means the postulates given by Dalton. First postulate is elements are composed of small indivisible पार्टिकल्स कॉल्ड एटम के कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी कंपाउंड ले लो, कुछ भी ले लो आप, लेकिन वो लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो अनडिविजिबल पार्टिकल में आ जाते हैं, और वही जो अनकटेबल पार्टिकल है उसे क्या बोलते हैं, एटम। मीन्स जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी भी बिल्डिंग को हम ले लें तो उसका बेसिक क्या है, तो ब्रिक होती है, सही है, कि उसे तोड़ते जाए तो एक लास्ट में हमें एक ब्रिक मिल जाएगी। बस वैसे ही ब्रिक को आप अरेंज करोगे तो एक बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। वही डाल्टन ने कहा कि एटम भी बेसिक यूनिट ऑफ एनी कंपाउंड एंड एलिमेंट है, सही है। अगर आप किसी भी कंपाउंड एलिमेंट को ब्रेक करते जा रहे हो तो लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल बचेगा कि वो क्या है, अनडिविजिबल है, उसे फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, आप उसे फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, और उसी को उसने क्या बोला, एटम, सही है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया है डाल्टन ने एटम का। नाउ second postulates of Dalton is atoms of the same elements are identical, right? क्या बोला है, जो एटम्स है एलिमेंट के वो एक दूसरे से आइडेंटिकल है, मतलब एक एलिमेंट है तो उसके एटम्स क्या है, आइडेंटिकल। यू कैन सी दैट हियर टू एटम्स आर नियॉन, राइट। अगर उस दोनों का आप देखोगे तो दे आर आइडेंटिकल। उसके मास की बात करो, उसके साइज की बात करो, सही है, आप उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करो, एवरी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर आइडेंटिकल फॉर ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी। वर्ड सही है। ये आप देख सकते हो कि दो हीलियम के एटम है, दे बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, सही है। दो जो नियॉन के एटम है, सही है, जो नियॉन के एटम है दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल है। ये जो हीलियम एटम है वो दोनों भी एक दूसरे से आइडेंटिकल है। बट सेकंड स्टेटमेंट, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, सही है, सेम एलिमेंट के आइडेंटिकल ही, जैसे कि ये दोनों हो गए, सही है, या तो फिर ये दोनों हो गए। एक ऐसे है आइडेंटिकल है बिकॉज सेम एलिमेंट के। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द डिफरेंट एलिमेंट्स एटम, सही है, एक मैंने नियॉन ले लिया, एक मैंने हीलियम ले लिया, अगर इन दोनों की बात करो तो इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। उसका वेट भी डिफरेंट होगा, उसकी साइज भी डिफरेंट होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, राइट। मीन्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, राइट। तो ये सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन है। देन कम्स थर्ड postulates, atoms of different elements combine together in a simple proportion to create a compound। सही है, आपने जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ लिया था, डिफाइंड प्रोपोर्शन एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन, वही है ना। ये क्या बोल रहा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ सिंपल proportion to create a compound, सही है। आप लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफाइंड मास और मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो भी दोनों आप लॉ की बात करें तो वही कहता है कि जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो वो फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, सपोज कि एक मॉलिक्यूल ए है, सही है, एक मॉलिक्यूल किसका है, ए का, और साथ में बी के दो मॉलिक्यूल है, वो दोनों कंबाइन होके क्या फॉर्म करे, AB2। तो जब AB2 फॉर्म करना होगा तो ए का एक ही चाहिए, बी का दो ही चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें H2O की, तो H2O में क्या होगा, दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम चाहिए। तो उसका जो जब भी कंबाइन होके कोई एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं तो वो जो है उसका रेशियो वो क्या होगा, फिक्स होगा। अगर CO2 की बात करें तो 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, राइट। और वो जो हमेशा जब कंबाइन हो गए तब उसका रेशियो क्या होगा, सिंपल प्रोपोर्शन में ही वो
कंबाइन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1000 मॉलिक्यूल्स, थाउजेंड से एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 200 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ऐसा नहीं है, वो सिंपल प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होते हैं। एंड लास्ट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ मास। लाइए क्या बोलता है, इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कोई भी केमिकल रिएक्शन की आप बात करो तो जो एटम है ना ही वो क्या होता है, क्रिएट होता है, ना ही वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। सही है, तो वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास। यू कैन सी दैट हियर in the reactant side there is a 16 mass unit having one molecule and 2 mass units having two molecules, and whenever they combine and form one molecule, सही है, the molecule having mass of 18 mass unit means यहाँ पे क्या हुआ, तो अगर 16 ग्राम और किलोग्राम का कोई कंपाउंड 2 ग्राम के कंपाउंड से मिक्स हो रहा है तो रिएक्टेंट साइड टोटल मास कितना हो गया, 18। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है उसमें भी टोटल मास कितना आ रहा है, 18। मतलब कि एटम्स यहाँ पे नहीं क्रिएट हो रहे हैं, नहीं डिस्ट्रॉय, सिर्फ वो अकेले एटम थे, उसमें से क्या फॉर्म कर दिया उन्होंने, मॉलिक्यूल फॉर्म कर दिया। वो सिर्फ अपना, वो जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है ना, कि एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट होती है, नॉट इट कैन बी नाइदर ई क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। वैसा ही है कि एटम ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, सिर्फ वो अपनी फॉर्मूला चेंज करते हैं। सपोज कि यहाँ पे है कार्बन और प्लस है ऑक्सीजन, तो वो दोनों ने मिलके क्या फॉर्म कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले कार्बन पर्टिकुलर एक एटम था, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल था, वो दोनों कंबाइन हुए तो उन्होंने फॉर्म क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एटम्स है ना ही क्रिएट हुए ना ही डिस्ट्रॉय हुए ड्यूरिंग रिएक्शन। तो ये क्या हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये सारी जो पोस्टुलेट्स है वो किसने दिए थे, डाल्टन्स ने दिए थे। लेकिन जैसे अभी आप एटम को देखते हो तो वो जो मॉडल है वो तो ऐसा नहीं है, अनडिविजिबल नहीं है, वो तो हम बोलते हैं वो तो डिविजिबल है, उसके भी कोई पार्टिकल्स हैं। सही है, तो मतलब कि ये डाल्टन ने जो भी कॉन्सेप्ट दिए थे, जो पोस्टुलेट्स लिए थे, वो क्या हुए, आगे जाके रॉन्ग हो गए। तो नाउ वी टॉक अबाउट द फेलियर ऑफ डाल्टन, कि वो कहाँ पे फेल हो गए, कैसे फेल हो गए, या किसने फेल किया। क्योंकि जब तक कोई यह नहीं बताएगा कि ये सही है तब तक तो आगे वाला रॉन्ग नहीं होगा। सही है, नहीं तो तब तक तो वही, जब तक नया नहीं फाइंड आउट होगा तब तक उसे ही हम सच मानेंगे। सही है, तो किसने ये इससे बोला कि ये भाई तुमने जो दिए हैं पोस्टुलेट्स तो वो तो क्या है, रॉन्ग है, सही तो ये वाले हैं। तो देखते हैं हम उसके फेलियर को। डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे कि हमने बात की, वो कंजर्वेशन ऑफ मास और मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, ऑबे करता है, बट इट फेलियर टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट। बट अगर आप कई सारे एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट करो तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो इससे क्या होता था, तो मैच नहीं होता था। जो उसने एटम ऑफ स्ट्रक्चर दिया था उसके साथ मैनी एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट मैच नहीं हुए। सही है, जैसे कि व्हेन ग्लास और एपिनाइट rubbed with silk of fur generated electricity. You see that practical, right? आपने भी कभी कभार किया होगा क्या। तो देखो, पहले आपने कॉम्बो को पेपर पीसीस के किया तो वो अट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन आपने किया होगा कि अगर आप उसे ड्राई हेयर में रब करते हो तो सारे पीसीस उसके ऊपर क्या आ जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे। मतलब वो क्या कर रहा है, ऐसे आप ग्लास और भी ले सकते हो, तो वो क्या कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। वो कैसे हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन वो जो डाल्टन का एटॉमिक मॉडल था वो नहीं दे सकता था। उससे भी आगे जाए हम तो क्या हुआ, तो in 1830 Michael Faraday showed that if electricity is
pass through a solution of an electrolyte, chemical reaction occur and metal deposited at electrodes. This result suggests the particulate nature of the electricity. क्या बोला गया है कि वो भी तो यही था ना कि जब हमने कॉम्ब को ड्राई हेयर में रब किया तो क्या हुई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई. अब वहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हुई, वो डाल्टन की थियोरी नहीं एक्सप्लेन कर रही थी. उसी को आगे 1830 में माइकल फेराडे ने भी कहा कि अगर आप किसी सॉल्यूशन में से, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो पाए, सही, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. तो अगर ऐसे सॉल्यूशन में से आप इलेक्ट्रोलाइट को पास करते हो तो क्या होता है कि जो मेटल है वो डिपॉजिट हो जाती है. सही है, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी पढ़ा था. वही उसी के बारे में माइकल फेराडे बात कर रहे हैं कि 1830 में उन्होंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें जो मेटल डिपॉजिट हो रही थी, मेटल कैसे डिपॉजिट हुई, हमने तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास की. अगर इलेक्ट्रिसिटी के पास क्या है, कोई पार्टिकल नेचर है, क्या है, कोई पार्टिकल नेचर, तभी तो ये पॉसिबल हो सकता है. और जो जैसे कि डाल्टन ने बात की, तो जो एटम है अनडिविजिबल है, तो उसके पास तो ऐसे कोई पार्टिकल है ही नहीं, सही है. तो उसी वजह से डाल्टन क्या हुए, रॉन्ग प्रूव हुए, क्योंकि जो माइकल फेराडे का एक्सपेरिमेंट थे उससे वो प्रूव नहीं कर पाए. सही है, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, सपोज़ कि हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और उसमें एक हमने कॉपर प्लेट डिप की और साथ में एक हमने की ले ली. सही है, ये कॉपर है और ये आयरन की है. अगर आप देखोगे कि आप ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उसमें कॉपर को एक इलेक्ट्रो ले लिया और ये जो की है उसे एज अ दूसरे इलेक्ट्रो ले लिया और उसे एक सर्किट के साथ, सेल के साथ ज्वाइन कर लिया और उसकी की को बंद कर दिया. की को बंद करने से क्या होगा, तो उसमें से अगर हम करंट पास करते हैं तो वो करंट स्टार्ट हो जाए. जैसे ही करंट स्टार्ट होगा तो ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, तो ये जो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड था उस पे से वो कॉपर डिपॉजिट हुआ किस पे, की पे. की तो आयरन की थी, लेकिन उस पे क्या आ गया, कॉपर. आप देख सकते हो यहाँ वीडियो में, सही है. तो ये कैसे हुआ, वो डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर उसके पास पार्टिकल नेचर है तो आपके अकॉर्डिंग तो एटम अनडिविजिबल है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के पास ये पार्टिकल नेचर आया कहाँ से. मतलब आफ्टर द माइकल फेराडे ये प्रूव हुआ कि जो हमारा एटम है वो अनडिविजिबल नहीं है, बल्कि वो क्या है, डिविजिबल है, और उसके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स है. वो कौन से पार्टिकल्स है, वी नो दैट अबाउट, राइट. जो एटम्स है उसके जो पार्टिकल्स है, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन, राइट. ये जो पार्टिकल्स है अब हम उन्हें जानते हैं, लेकिन जब 1830 की बात थी या जब 1808 की बात थी, जब डाल्टन ने उसके पोस्टुलेट्स दिए, तब ये नहीं पता था कि एटम के पास 3 सब पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सही है, तब क्या पता था कि एटम ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते. लेकिन वो कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, ऐसा पहला किसने बोला, तो माइकल फेराडे ने, बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि वहाँ पे और कोई सब पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, उसी वजह से ये हुआ. मतलब 1830 में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आया कि अभी उसके पास कोई सब पार्टिकल्स है. अभी तक ये नहीं पता चला है कि उसके पास कितने सब पार्टिकल्स है, वो कौन कौन है वो नहीं पता है. 1830 में सिर्फ कौन से बाहर आया, तो कि जो हमारा एटम है वो भी डिविजिबल है और उसके पास कोई सब पार्टिकल्स प्रेजेंट है. अब ये जो पार्टिकल्स है वो कैसे कैसे फाइंड आउट हुए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है, तो हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सही है, It was discovered by Sir J.J. Thomson in 1897. राइट, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, J.J. थॉमसन ने, in 1897. You can see the J.J. Thomsons in the picture. Right? Now, the Thomson carried out an experiment by passing
electrical discharge through a vacuum tube filled a gas at a very low pressure and noticed that emission of invisible rays which produce fluorescent on glass having ZNS. क्या किया उन्होंने? एक एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया और उसी के थ्रू फाइंड आउट किया कि ये जो है उसके पास जो एक पार्टिकल है एटम के पास वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने, सही, इन 1897। नाउ उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया? तो एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, वो आप फिगर में देखोगे तो आपको ज़्यादा ख्याल आएगा, लेकिन क्या किया वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर से वो डिस्कस करेंगे हम फिगर के साथ। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसके अंदर एक गैस फिलअप किया, कोई भी एक नोबल गैस फिलअप कर दिया एट अ वेरी लो प्रेशर, और उसमें से क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पास की। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ही नोटिस दैट देयर इज सम एमिशन ऑफ इनविजिबल रेज, कि वहाँ पे कोई इनविजिबल रेज प्रोड्यूस हो रहे थे। उन्होंने उससे कैसे डिटेक्ट किया कि कोई रेस प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो उसके लिए उन्होंने एक ग्लास ले लिया जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड लगा हुआ था। जब वो रेस उसके साथ इम्पार्ट होते थे तो वो फ्लोरोसेंट कलर देते थे। उसी की वजह से उन्हें पता चला कि जब हम एमिशन करते, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो कोई गैस में से, तो वो कोई इनविजिबल रेस को क्या करते हैं? एमिट करते हैं। ओके, नाउ सी द फिगर फॉर दैट। ओके, कैथोड रेस डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो किस में कैरिड आउट किया? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। उसका नाम ऐसा क्यों आया उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज अ फिगर ऑफ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इन दिस फिगर यू कैन से दैट दिस इज अ ग्लास ट्यूब, राइट, इन विच noble gas is filled up at a very low pressure, right? Then he took two electrode, one as a cathode and one as a एनोड। उन्होंने एनोड में क्या किया? तो एनोड में बीच बीच में होल रख दिए, सही है। फिर क्या किया? तो इस जो कैथोड एनोड थे उसे एक हाई इलेक्ट्रो वोल्टेज जनरेटर के साथ ज्वाइन कर दिया। अब क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जब बैटरी ऑन करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई तो उसमें से इनविजिबल रेज फॉर्म हुए। यू कैन सी दैट हियर कि यहाँ पे क्या हो रहा है? तो रेज फॉर्म हो रहा है, वो यहाँ एनोड पे जाएगा। अब एनोड में तो हमने छोटे छोटे होल रखे थे, उस होल में से वो अदर साइड चला जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा एनोड के पीछे वाला पोर्शन है उसके ऊपर हमने क्या लगाया था? तो जिंक सल्फाइड की शीट लगाई थी, ताकि वो जब ये रेज यहाँ पे इम्पार्ट हो तो वो क्या करे? ग्लो करे, ग्रीन कलर का कलरेशन देखने को मिलेगा। उस वजह से उन्हें पता चला कि जब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे एक ट्यूब लेके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो कोई रेस फॉर्म हो रहे हैं जो क्या है? इनविजिबल है, हम उसे डायरेक्ट देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जो जिंक सल्फाइड के साथ जब कॉलॉइड होंगे तो वो क्या करेंगे? एक फ्लोरोसेंट देंगे आपको, और उसी वजह से पता चलता है कि कोई रेस क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे क्या था? तो कैथोड पे से ये रेस जनरेट हो रहे थे, उसी वजह से उसे बोला गया कैथोड रेस, और इसका नाम दिया गया कैथोड रे। अब डिस्चार्ज ट्यूब क्यों है? तो डिस्चार्ज हो रहे हैं ना उस पे से, कैथोड पे से जो रेस है वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, और जो गैस है उसे भी वो क्या कर रहे हैं? तो ब्रेक कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसी वजह से उसका नाम दिया गया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, राइट। नाउ सी हियर द एक्सपेरिमेंट, राइट। It is a discharge tube. This is a cathode and this one is anode. Now here is a vacuum pipe, just because to maintain the low pressure of air, that cathode and anode are joined with the power of source, means एक बैटरी के साथ हमने क्या कर दिया? उन्हें ज्वाइन कर दिया, और आफ्टर दैट वी स्टार्ट दैट पावर, राइट। तो क्या होगा? यहाँ पे जब हम यहाँ से पावर का सप्लाई ऑन करेंगे तो हमें एक फ्लोरोसेंट कलर देखने को मिलेगा, सही है।
नाउ यू कैन सी दैट जैसे ही पावर सप्लाई स्टार्ट हुआ तो यहाँ से क्या हो रहा है, तो एक रे फॉर्म हो रही है, सही है, आप देख सकते हो पिक्चर में, ये जो बीच वाला पोर्शन है उसमें, और जो एनोड साइड है वहाँ पे ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंट फॉर्म हो रहा है, सही है। तो ऐसे जब उन्होंने प्रैक्टिकल कैरिड आउट किया तो ये हमें क्या मिला कि एक रेज फॉर्म हो रहे हैं जो कि वो क्या कर रहे हैं, एनोड के ऊपर ग्लो कर रहे हैं। उससे पता चला कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके पास कोई एक पार्टिकल है जो कैथोड पे से जनरेट हो रहा है, सही है। उसके बारे में उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो दी हमें, सही है। तो ये कैथोड में से जनरेट हो रहे थे, इसीलिए उसे बोला गया कैथोड रेस। नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस कि ये जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो रेस फॉर्म हो रहे थे उनकी प्रॉपर्टी क्या थी। तो फर्स्ट वन इज द ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वो कैसे एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे थे। देन दे आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट, सही है कि वो विजिबल नहीं थे, वो नेकेड आई से विजिबल नहीं थे या नहीं तो किसी और इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन उनको डिटेक्ट कैसे किया गया, तो बाय द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट, बाय द यूजिंग ऑफ जिंक सल्फाइड, के वहाँ पे जिंक सल्फाइड के ऊपर जब कोलॉइड हो रहे थे, इम्पार्ट हो रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, फ्लोरोसेंट कलर फॉर्म कर रहे थे, उसी वजह से उन्हें डिटेक्ट किया गया और उनका बिहेवियर नोटिस किया गया। दिस स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स द एनोड, राइट। दिस rays consist of negatively charged particle। फिर उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू ये भी पता कर लिया ये जो पार्टिकल्स है उसके पास कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है दिया, तभी तो वो कैथोड जो नेगेटिव होता है वहाँ से ट्रैवल करके वो एनोड जो पॉजिटिव है उस तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद क्या होंगे, नेगेटिव, तभी वो क्या पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके ट्रैवल करेंगे। एंड दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट, कि उन्होंने ये भी देखा कि ये जो इलेक्ट्रोड्स जो यूज़ किए गए थे वो डिफरेंट इलेक्ट्रोड भी यूज़ करके देखे, फिर भी वो जो रिजल्ट था वो सेम आ रहा था। उन्होंने जो गैस फिलअप किया था नोबल वो भी चेंज करके देखा, फिर भी रिजल्ट सेम आ रहा था। मतलब ये जो रेज फॉर्म हो रहे थे दे आर डू नॉट depend on the material of electrode and nature of the gas present in that tube, right? They deviate in the presence of magnetic or electric field। क्या बोला, वैसे वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं बट वी provide a magnetic or electric field, then they will be a deviate from that path, right? magnetic और electric field के एब्सेंस में स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, लेकिन जब वो क्या करते हैं, हम उसे मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उसके पास से डेविएट हो जाते हैं। कैसे क्या डेविएट होता है उसके बारे में हम देखते हैं, सही है। उस डेविएशन के थ्रू उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, चार्ज टू मास रेशियो। जो हमारे जे थॉमसन थे उन्होंने कैथोड रेज को बहुत ज़्यादा स्टडी किया, पहले तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमें बताई कि वो कैसे है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, देन क्या है, उनके पास नेगेटिव चार्ज है, जो वो उसके अंदर हम गैस फिलअप कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है, लेकिन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो डेविएट हो रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन में जाने की वजह वो क्या हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं। तो किस तरह से वो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं उसका भी उन्होंने फिर से स्टडी किया और उन्होंने उसी स्टडी के ऊपर से चार्ज टू मास रेशियो दिया कि जो ये पार्टिकल फॉर्म हो रहे हैं उसका चार्ज क्या है और उसका जो मास है उसका रेशियो क्या मिला, वो उन्होंने फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया उसकी बात करते हैं हम। तो उन्होंने एक ये ट्यूब ले ली, सही है, उसमें आप देख सकते हो क्या है, तो वैसा ही है जो हमने इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब देखी थी ना, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, वैसा ही कुछ है, लेकिन उसमें सिर्फ क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वो अप्लाई कर रहे हैं, सही है। तो क्या देखा गया है कि उन्होंने क्या कर लिया, देखो ये कि ये क्या हो गया, एक
कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, और यहाँ से हम जो लाइट थी उसे प्रोवाइड कर रहे थे। सही, बैटरी हमने बैटरी लगा दी, मतलब बैटरी ज्वाइन करने से, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या हो रहे थे, कैथोड रेज फॉर्म हो रहे थे। तो ये सारे कैथोड रेज जो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने क्या किया, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने क्या किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ऊपर की तरफ है और पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ है। मतलब कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो वो सीधे पास से जाने की वजह नीचे की तरफ क्या हो गए, डेविएट हो गए। क्या हो गए, डेविएट हो गए। क्यों? क्योंकि जो हमने फील्ड अप्लाई किया, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ऑब्वियस है उसके पास उसके पास कौन सा चार्ज है, जो रेज फॉर्म हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पॉजिटिव की तरफ ही वो क्या होंगे, बैंड होंगे। सही है, क्योंकि उसने अट्रैक्शन किसके लिए होगा, पॉजिटिव के लिए। तो ये देखा गया कि जब हमने उसे क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो वो स्ट्रेट लाइन में जाने की वजह वहाँ से वो डेविएट हो गए। किस तरफ, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव प्रेजेंट था। सही है, फिर उन्होंने उसे निकाल के क्या दिया, तो एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ये मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म किया गया। तो उन्होंने देखा कि जिस तरफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो रहे थे उसके अपोजिट साइड वो मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो रहे थे। सही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डेविएशन डिफरेंट साइड में उन्होंने देखा। फिर उन्होंने क्या किया, दोनों फील्ड साथ में अप्लाई कर दिए और इस रेस को फिर से स्ट्रेट लाइन में लाने की ट्राई की, क्योंकि एक के थ्रू नीचे जा रहा था, एक के थ्रू ऊपर जा रहा था। तो दोनों की वैल्यू ऐसे सेट की कि ये जो स्ट्रेट लाइन में फिर से वो हमें मिल जाए। और उसी तरह उन्होंने क्या किया, तो चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट किया। सही है, तो ऐसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया जिसमें उन्होंने नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोवाइड की और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड की। सही है, और फिर उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट किया। सी द एक्सपेरिमेंट हियर, इट इज़ द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। उसमें से हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग अ हाई वोल्टेज। सो ये कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके बीच में दे रहे हैं हमें एक पॉइंट। सही है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसे ये बीच में है पॉइंट। सही है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यू कैन सी दैट इट बेंड्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दिया तो फिर से स्ट्रेट लाइन में आ गए। आफ्टर दैट वी प्रोवाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। सही है, मैग्नेटिक फील्ड में प्रोवाइड करने से वो किस तरफ, तो ऊपर की तरफ डेविएट हो रहे थे। यू कैन सी दैट। सही है, जैसे भी जो साउथ पोल है वो जाता है उसके नज़दीक तो वो ऊपर की तरफ डेविएट हो रहे थे, नॉर्थ पोल ले गए तो वो नीचे की तरफ डेविएट हो रहे, मतलब नॉर्थ पोल के साइड अट्रैक्ट हो रहे थे, साउथ पोल के पास वो दूर जा रहे थे। और उसी तरह फिर क्या किया, उन्होंने दोनों को साथ में अप्लाई किया और इस लाइन को उन्होंने फिर से साथ कर दी। सही, ये नेगेटिव पोल, और यहाँ पे फिर से उन्होंने साउथ पोल लाया तो वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और फिर उन्होंने स्ट्रेट लाइन कर दी। और उसी के दौरान ये जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एंगल, उसकी सारी स्टडी की उन्होंने, उसकी कैलकुलेशन का अभी हमें इस चैप्टर में कोई मतलब नहीं है, वो फिज़िक्स के अंदर होता है। सही है, तो ये जो एंगल है और वो सब के साथ उन्होंने कैलकुलेशन की, तो उन्होंने क्या दिया हमें, चार्ज टू मास रेशियो दिया। सही है, तो the amount of deviation of the particle from their path in the presence of electrical and magnetic fields depend upon कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं तब जो डेविएशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑन द पार्टिकल्स। रही है कि ये जो पार्टिकल्स है कैथोड रेज के, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, उसके ऊपर डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा चार्ज वाले है पार्टिकल तो डिफ्लेक्ट ज़्यादा होगा, उसका चार्ज कम है तो डिफ्लेक्ट कम होगा। देन इट्स
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल, जैसे जैसे मास बढ़ेगा पार्टिकल का वैसे वैसे डिफ्लेक्शन कम होगा, सही है। सो डिफ्लेक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट particles. Then deflection is directly proportional to voltage applied, कि ये जो हम बैटरी के थ्रू वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है, सही है। एंड ऑल्सो इट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो डिफ्लेक्शन हमने देखा प्रैक्टिकल में, वो जो हम चार्ज पार्टिकल हमारा पार्टिकल से उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, उस पार्टिकल के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, और जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, सही है। और उसी के थ्रू, इस प्रैक्टिकल के थ्रू जे थॉमसन ने क्या किया, डिटरमाइन द चार्ज बाय मास रेशियो एंड which value having 1.75820 into 10 to the power 11 कूलम पर किलोग्राम, क्योंकि जो हमारा चार्ज होता है उसका यूनिट होता है कूलम और जो मास है उसका यूनिट होता है किलोग्राम। तो उन्होंने चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू आई 1.5820 into 10 to the power 11 कूलम पर किलोग्राम। ना चार्ज बाय रेशियो मिला है, मास का रेशियो मिला, नहीं चार्ज मिला है नहीं मास मिला है, सिर्फ उन दोनों का रेशियो मिला है। तब चार्ज फाउंड करने की बारी आई। तो डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसके लिए कौन आ गए, मिलिकन। यू कैन सी द मिलिकन इन द पिक्चर, राइट। नाउ उन्होंने क्या किया, तो एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और उसके थ्रू क्या फाइंड आउट किया, तो उन्होंने ये जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन का वो फाइंड आउट कर लिया। जे थॉमसन ने क्या किया, चार्ज बाय मास का रेशियो फाइंड आउट किया, जबकि मिलिकन ने बाय द हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ही फाइंड आउट द चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये फिगर है जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने यूज़ की थी। उसमें क्या किया था उन्होंने, तो एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर उन्होंने 2 प्लेट ले ली, सही है। उस प्लेट को उन्होंने एक बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, एक यहाँ पे दूसरी साइड पे एक होल करके वहाँ पे एक ऑयल अंदर स्प्रे हो सके इसमें, ऐसा एक कंटेनर एटोमाइज़र लगा दिया। और उससे उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे ऑयल को पहली सीट पे क्या किया, स्प्रे किया। अब वो जो पहली सीट थी वहाँ बीच में उन्होंने होल करके रखा था, क्या था, होल करके रखा, ताकि ये जो ऑयल था वो यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आए, सही है। उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या लगाया था, टेलीस्कोप, जिसके थ्रू वो ऑयल ड्रॉप का ऑब्जर्वेशन कर सके। और उन्होंने अंदर एक गैस फिलअप की थी, सही है। और फिर वहाँ उन्होंने क्या किया, तो यहाँ से एक्सरेज को क्या किया, पास किया। एक्सरेज को पास करने से क्या हुआ, तो एक्सरे के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर था जिसमें गैस था वो पार्टिकल डेविएट हो गए, आयनाइज हो गए। वो आयनाइज पार्टिकल इस ऑयल के ऊपर आ जाते हैं। अभी क्या है, वो नीचे जा रहा है, ऑयल ड्रॉप क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, सही है। और साथ ही साथ में उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो उसकी विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग जो ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा है। उन्होंने क्या किया, इस वोल्टेज के थ्रू उस दोनों चार्ज को इक्वल कर दिया और उसे एक जगह स्टेडी कर दिया बीच में, और उसी वक्त वहाँ से एक्सरेज को पास किया। फिर उसकी ऑब्जर्वेशन की, उसकी कैलकुलेशन की, उस कैलकुलेशन की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाय दिस एक्सपेरिमेंट एंड he gave the charge of electron which is E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। कि ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैरिड आउट किया उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट किया, जो क्या आया 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो चार्ज क्या आया, -1.6
6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Already J.J. Thomson gave us a charge by mass ratio, and Millikan then find out a चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो अगर वो वैल्यू हम उसमें रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सही है. ये क्या है, तो जो हमने J.J. थॉमसन ने हमें वैल्यू दी थी चार्ज बाय मास की, उसके अंदर हम क्या किया, जो मिलिकन ने चार्ज फाइंड आउट करके दिया इलेक्ट्रॉन का वो रिप्लेस कर दिया. सही है. और फिर हमने इजीली क्या कर लिया, तो मास की कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास क्या आया, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम. और वी कैन से दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम. राइट, किलोग्राम है तो माइनस 31 किलोग्राम, एंड जो ग्राम में अगर उससे कंसीडर करते हैं तो माइनस 28 किलोग्राम. तो इसी तरह से इन 1897 में पहले इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हुए. उसके बाद क्या हुआ, तो मिलिकन ने चार्ज फाइंड आउट किया, J.J. थॉमसन ने चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड आउट किया था, और उन दोनों को मिला के जो इलेक्ट्रॉन था उसका मास भी फाइंड आउट हो गया. मतलब यहाँ पे जो हमारा एटम था उसके 3 सब पार्टिकल की जिसकी हमने बात की थी, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन हमारे फाइंड आउट हो गए, जो कि फाइंड आउट किसने किए, J.J. थॉमसन ने किए. सही है. और उसका चार्ज भी फाइंड आउट हो गया जो मिलिकन ने फाइंड आउट किया था, और उसका मास भी फाइंड आउट हो गया. सही है. अब जो हमारे दूसरे 2 पार्टिकल बचे हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, होप यू अंडरस्टैंड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड. ओके, एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी you can ask me by the drop the message in the comment box, and if you like the video then you can share, like and comment. Thank you.